नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी की हालत चुनाव से पहले काफी खस्ता नजर आ रही है। एक तो मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया है, जिसे पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव दिख रहा है, क्योंकि अब जनता न हिंदुत्व के मुद्दे पर बहकती हुई दिखाई दे रही है और न ही राष्ट्रवाद में बहती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। उसके कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और जो नहीं छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी तरह दबाव बना रहे हैं। ऊपर से बीजेपी ने सत्ता के लालच में जोड़ तोड़ वाला जो गठबंधन तैयार किया है उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। यानी बीजेपी के लिए चारों तरफ से चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आ रही हैं और मोदी इन चुनौतियों से आंख मूंद कर रेत में सिर घुसाए तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, अब उसे जनता के बीच पहुंचाने की शुरुआत भी हो गई है। कल आपने देखा ही है कि किस तरह जयपुर के बाद हैदराबाद में लाखों लोगों की भीड़ जुटी, जहां राहुल गांधी ने चुनावी वादों को जनता के बीच रखा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, ये देखिए, जो तस्वीर है ये भीड़ हैदराबाद की है, जहां राहुल गांधी की सभा थी और इस सभा में तेलुगु में राहुल गांधी ने, यानी तेलंगाना की भाषा कह लें, वहां की लोकल भाषा में राहुल गांधी ने इस घोषणा पत्र को, जिसे कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र नाम दिया है, उसको यहां जनता के बीच रखा। इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उसकी एक वानगी सुनते हैं। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है, एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, मगर हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं यहां पर पहले हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, अब आने वाले समय में ए टीम को हराने जा रहे हैं। और उसके बाद हैदराबाद से लौटकर राहुल गांधी ने आधी रात को जनता के लिए एक खास संदेश भी वीडियो के जरिए जारी किया। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं, आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी जब हैदराबाद से लौट रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो उनके साथियों ने कहा कि आप एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में आप तरोताजा दिखें, वो भी रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए भी रहिए। ये तमाम बातें राहुल गांधी उस वीडियो में कह रहे हैं, सुनिए जरा, देखिए। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आपने, सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगा या जो अच्छा नहीं लगा वो उन्हें संदेश में कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस अब सीधे जनता के बीच पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी का हाल ऐसा है कि उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नेताओं का मूड इस वक्त क्या है। हरियाणा में हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह
कांग्रेस में आ ही चुके हैं, आप जानते हैं। अब माना जा रहा है कि उनके पिता और कांग्रेस के पूर्व नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जल्द ही घर वापसी कर सकते हैं। खबर यह है कि अभी से 2 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों पर अब तक जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें से 6 जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, यानी कि कांग्रेस से ही गए हुए नेताओं को 6 नेताओं को 10 में से 6 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी से हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा से अगर इधर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जयंत चौधरी को तो मोदी ने अपने साथ मिला लिया, आपने देखा, और मेरठ की रैली में उन्हें मंच में एक कोने में जगह भी दी थी। मेरठ जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत की थी, मेरठ की रैली से चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वहां पर उस मंच पे जयंत चौधरी मौजूद थे। लेकिन इसके बाद सहारनपुर में कल जो रैली हुई उसमें मोदी की रैली में जयंत चौधरी नहीं दिखे। और उसके अलावा वहीं उधर बिजनौर में एक रैली थी जहां थे प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ, उस रैली में भी नहीं थे जयंत चौधरी। जाट बेल्ट में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी जो है ये क्या कुछ कहती है। यहां उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, वो जरूरी थी। लेकिन जयंत चौधरी के समर्थकों को तब बड़ी निराशा लगी जब उन्हें वो मंच पर नहीं दिखे। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने जयंत से अभी से किनारा करना शुरू कर दिया है या जयंत चौधरी को अब फिर से पलटने की जरूरत महसूस हो रही है। एनडीए में दूसरे दलों से आए लोगों के अपमान का यह सिलसिला महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है दोस्तों। यहां शिंदे गुट वाली शिवसेना को कल्याण लोकसभा सीट मिल गई और सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली दोनों लोकसभा सीटों पर शिवसेना बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। शिवसेना कौन? तो शिंदे वाली, और बीजेपी जो अभी साथ में है, महायुति की सरकार है। कल्याण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विधायक गणपत गायकवाड़ के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि कल्याण डोंबिवली की सीट पर शिवसेना के श्रीकांत शिंदे के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। यहां बात भले ही एक सीट पर विरोध की दिख रही हो दोस्तों, लेकिन असल में यह बता रही है, ये बात इससे जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए में दरार महाराष्ट्र में भी पड़ चुकी है। महाराष्ट्र के बगल में पड़ोसी राज्य गुजरात चलें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात में भी बीजेपी में दरार देखी जा रही है और जबरदस्त दरार देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री का नाम आप जानते हैं, परसोत्तम रुपाला है। परसोत्तम रुपाला का विरोध यहां राजपूत लॉबी जोरदार तरीके से कर रही है। राजपूत क्षत्रिय लॉबी, क्षत्रिय समाज के लिए इन्होंने एक बात कही, इस बात के भी लगभग महीने भर हो गए, लेकिन अभी तक विरोध उनका चल रहा है। रुपाला साहब ने इसके लिए माफी मांग ली, उसके बाद भी विरोध बहुत ज्यादा है। तो जोरदार तरीके से पुरुषोत्तम रुपाला केंद्रीय मंत्री का विरोध हो रहा है और बीजेपी से मांग कर रहे हैं वहां के लोग कि उनकी राजकोट से उम्मीदवारी बदली जाए। इसके अलावा भी कई और सीटों पर, साबरकांठा है, अमरेली है, पोरबंदर है, ऐसी सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों से कार्यकर्ता नाराज हैं। पहले तो अमित शाह और मोदी दोनों हालात संभाल लेते थे, लेकिन इस बार चुनाव नजदीक है, पास में है, उसके बावजूद विरोध की आवाज का तेज होना यह बता रहा है कि अब मोदी और शाह से न गुजरात संभल रहा है और न ही बाकी देश में एनडीए संभल रहा है। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर हैदराबाद की है। हैदराबाद यानी तेलंगाना की राजधानी, और हैदराबाद में आप जानते हैं 17 सीटें हैं लोकसभा की। तेलंगाना में 17 सीटें और पड़ोसी राज्य जो आंध्र प्रदेश है, जहां से तेलंगाना निकला, वहां 25 सीटें हैं। 17 और 25 42 सीटें, ये 42 सीटें। और इस पर क्या कांग्रेस का दबदबा आने वाले समय में हम देखेंगे। तेलंगाना के साथ साथ मैं आंध्र प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए में पड़ी दरार में फंस जाएगी बीजेपी। क्या इस बार एनडीए ने कर ली है विपक्ष में बैठने की तैयारी। क्यों बिखर रहा है आखिर एनडीए का कुनबा और क्यों घोर संकट में इस वक्त नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोर संकट में क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसकी कुछ एक वानगी आप जानते हैं, उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अभी मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहा था। इससे आप उनकी परेशानी समझ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से बाई रोड आया। चलिए, हमारे साथ कुछ हमारे साथी अपने अपने घरों से बिना बाई रोड, बिना हेलीकॉप्टर के हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी बने हुए हैं। हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रेम कुमार जी बने हुए हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथी हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। और सब अपने अपने घरों से हैं, न ही हेलीकॉप्टर से बाई रोड नहीं है, सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जरा सबसे पहले जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें यहां अपनी प्रस्तावना में रख चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिखर रहा है। देखिए, उधर जयंत चौधरी की हम बात कर रहे हैं, चाहे बिहार में आप देखिए तो चाचा भतीजा ऐसा लड़े पहले, और इसमें बीजेपी, चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। अब चिराग पासवान साहब जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके लोग कल ही 22 उनके पदाधिकारियों ने उनका साथ छोड़ दिया, एनडीए छोड़ दिया। उन लोगों ने कस्में खा ली कि हम लोग अब साथ देंगे। और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अगर इस वक्त उनकी पार्टी छोड़ते हैं, लोजपा रामविलास छोड़ते हैं, तो फिर इसके क्या मायने लगाए जाए, देखे जाए तो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, और भी बहुत जगहों से जो खबरें, हरियाणा हो, इन सब जगहों से जो खबरें आ रही हैं, राजस्थान है और यह हिंदी पट्टी है। महाराष्ट्र को भी आप उसी में जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ेंगे फिर भी महाराष्ट्र, बिहार तो इस बार निर्णायक है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सबको, तो ये जो बिखरता कुनबा, घोर परेशानी में नरेंद्र मोदी, भले 400 कहें कि 800 कहें, लेकिन परेशानी में हैं तो जरूर। क्या कुछ आप देखते हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। मैं तो उम्मीद कर रहा था एक तस्वीर का कि आप जरूर दिखाएंगे, लेकिन देखिए आपने दिखाया ही नहीं। आप बताइए जी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद में कैमरा सीधे नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी पर जाता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको तो हम लोग जिताएंगे ही, हम लोग तो साथ में हैं ही, और इस बार 4000 एमपी आपको देंगे। 4000, 400 पार नहीं, 4000 से ज्यादा एमपी देने का उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री की तरफ नाम लेके देखते हुए बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी और सम्राट चौधरी जी दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया का एमपी यही हमें मिलने वाला है क्या? ये इंडिया का नहीं, 400 पार नहीं तो पूरे ग्लोबल हो जाएगा, लगता है 4000 एमपी। तो लेकिन बोल गए। अब ये जो बात है ना, हम तो हंसी भी उड़ा सकते हैं कि मुंह से फिसली बात है, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी ने वो 400 पार का जो जुमला है ना, उसको फीका करने के लिए, महत्वहीन करने के लिए अनायास उन्होंने 4000 बोल करके, जैसे मेरे भी मुंह से निकल गया, वो कहना चाह रहे हैं। वो वास्तव में उन्होंने 400 को जुमला करार देने के लिए ही ये 4000 का दांव फेंका है कि जब 400 आपको आ सकता है तो आपको 4000 भी आ सकता है। अब देखिए, ये हालात बने हैं कि बीजेपी खुद ही कह रही है, नरेंद्र मोदी, हमने आपके चैनल में पहले बताया था कि अपने सहयोगी दलों के लिए 30% का स्ट्राइक रेट रखते हैं। तो किसी भी गठबंधन का स्ट्राइक रेट उससे डिफरेंट थोड़ा होगा। पूरे गठबंधन का ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा 19-20 होता है। तो एनडीए का उस हिसाब से तो हमने बताया था, नरेंद्र मोदी जी ने ही आकलन रखा है 162 सीटों का कि एनडीए को 30% आएगा, जितना चुनाव लड़ेंगे 162 सीटें करीब आएंगी। क्या है कि पूरे देश में कुछ चीजें एक साथ घटित हो रही हैं और वो चीजें जमा होकर के, इकट्ठा होकर के एक संदेश दे रही हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे के समय कई लोगों ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी, बड़े बड़े नेताओं ने की थी, वो भी असंतोष का इजहार था। कई लोगों ने पार्टी बदला, भाई अब सांसद हैं और कांग्रेस में आ गए,
वो भी असंतोष का इजहार था। कई जगह पर बगावत हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, वो भी असंतोष का इजहार था। और जब अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो जहां जहां आप देख रहे हैं कि बिहार में अशोक चौधरी के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ, एनडीए के हैं, ये क्या नाम है, एनडीए से हैं, जेडीयू से हैं, उनके उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गिरिराज सिंह के खिलाफ बहुत पहले प्रदर्शन हुआ। गया वाले प्रेम कुमार जी के खिलाफ में प्रदर्शन हुआ। ये तो बिहार का नजारा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने देखा आरएलडी और बीजेपी की कार्यकर्ताओं के लड़ते हुई तस्वीरें आई। आज भी राजपूतों की महापंचायत हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने तय किया है कि बीजेपी ने पूरे देश में 80 राजपूतों का टिकट काटा है, तो बीजेपी जो कोई भी बीजेपी को हराएगा उसके साथ राजपूत खड़ा है। ये राजपूत की महासभा का डिसीजन आ रहा है, तो ये पूरे देश में आ रहा है। राजपूतों का विरोध आपने चर्चा की कि गुजरात में हो रहा है जी, और राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो राजस्थान में विपरीत परिस्थिति दिख रही है। मध्य प्रदेश से एक दो जगह से हमें खबर आई है विरोध प्रदर्शन की। इसके अलावा बिहार में हमने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया, श्री राम का जो रील ये है, मॉडल है, रील वाले राम, उनकी हुटिंग हुई है। भाई लोगों ने बोला हम बाइकाट करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, जाओ मेरे यहां से। वो तो किसी को नहीं देंगे बोला, लेकिन एक्चुअल तो वो राम का, अरुण गोविल का विरोध कर रहे थे। अरुण गोविल का भी विरोध हो रहा है, बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जयंत चौधरी जी का विरोध हो रहा है, पूरे पर ये माहौल है पूरा। तो ये एक तरफ विरोध और अप्रसन्नता का माहौल है बीजेपी के खिलाफ, दूसरी तरफ एक उम्मीद पैदा हो रही है। उम्मीद का माहौल कांग्रेस के साथ दिख रहा है। जो आपने जिक्र किया, तेलंगाना में जो 10 लाख की भीड़ दिख रही है अभूतपूर्व है। हमने तो कल ट्वीट कर दिया कि 17 की 17 सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस, हो सकता है वो वैसे भी हार जाएं। तो किसी ने कहा कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा आप बोल रहे हैं। अब मान लिया थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हवा यही है कि कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीर देखिए 10 लाख। तो हवा यही है कि कुछ भी हो सकता है। दक्षिण में केरल से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सब जगहों पर कांग्रेस की जबरदस्त लहर है। ये क्लीन स्वीप वाला मामला चल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत पतली है। एकनाथ शिंदे का विरोध हो रहा है, उनके अजित पवार का विरोध हो रहा है। ये लोग आपस में इनकी खींचतान मची हुई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से सांसद टूट करके जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के पास। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हालांकि कुछ समय पहले कांग्रेस से भी गए थे, जिस बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ईडी का डर दिखा करके भेजा गया था, वो घटनाएं घटी थी। लेकिन अब माहौल बिल्कुल उलट गया है। अब बीजेपी की तरफ से लोग भाग रहे हैं। तो ये जो हालात बन रहे हैं, इसका एक नैतिक पहलू भी है, नीतिगत आधार भी है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है उसके बाद ये सरकार भ्रष्ट है, मोदी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, इस तरह की हवा फिजा में गूंजने लगी है। इसके अलावा वीवीपैट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार करनी शुरू की हैं, तारीख देना शुरू किया है, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण तथ्य आया है, महमूद प्राचा जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, एक सबूत बनाया है, वो सबूत ये है, राजीव जी, आपका चैनल चूंकि देश का सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया का न्यूज चैनल है, तो यहां पर मैं लाखों दर्शकों के सामने उस बात को बोलता हूं कि उन्होंने सबूत बनाया है कि ईवीएम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और एक्सेप्ट भी हुआ है। तो इंटरनेट से अगर ईवीएम कनेक्टेड है, ये बात सामने आ गई, इसका मतलब आज तक देश से झूठ बोला गया कि इंटरनेट से ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है, और इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है तो वो हैक हो सकता है। ये इतना बड़ा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। इससे तो पूरे देश का माथा ठनक गया है कि ये क्या हो रहा है।
तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जा रही हैं। भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट अनैतिक सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, और इसके समांतर आक्रोश उबल रहा है और उम्मीदें एक जगह इकट्ठा हो रही हैं इंडिया गठबंधन के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनडीए का कुनबा भी बिखर रहा है, जो आपने बताया, और बीजेपी और नरेंद्र मोदी आज सबसे मुश्किल दौर में है। जी, सबसे मुश्किल दौर में, घोर संकट में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। और क्यों बिखर रहा है कुनबा इसका, एनडीए का, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और आप देखिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, सबसे महत्वपूर्ण राज्य गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आते हैं, और देश के दो टॉप बिजनेसमैन भी वहीं से आते हैं। दो पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले, अदानी, अंबानी, ये भी वहीं से आते हैं। और 2+2 ये 4 होके भी वहां उस कुनबे को, और खासकर वहां पर एनडीए की बात नहीं है, वहां खुद बीजेपी की बात है। बीजेपी को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं दोस्तों, लेकिन खबर पहुंचाना हम लोगों का काम है। इसलिए तो हम आपके बीच, आप हम पर भरोसा करते हैं, उस भरोसा को बनाए हुए हैं अभी तक, और बनाए रखना चाहते भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने आखिर क्यों चुनाव का बहिष्कार और बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए आज पंचायत बुला ली? महापंचायत में क्या फैसला हुआ? फैसला यही हुआ है अभी तक कि बीजेपी का बहिष्कार करना है। क्यों गाजियाबाद में बहिष्कार हो रहा है बीजेपी का? क्यों नोएडा में बहिष्कार हो रहा है बीजेपी का? ये खबरें आ रही हैं, और ये हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ है। पश्चिमी, आप जैसे नोएडा से आगे, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सीट है, गाजियाबाद सीट है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, मेरठ जाइए, और उधर सहारनपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में रैली किए। सहारनपुर और कैराना, इन 2 सीटों को वहां उन्होंने टारगेट करके उस रैली को किया था। लेकिन उस रैली से आखिर जयंत चौधरी क्यों अलग हो गए, अलग दिखे? क्यों योगी आदित्यनाथ की रैली में जयंत चौधरी नहीं आए? क्यों गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जयंत चौधरी नहीं आए? क्या चवन्नी फिर पलट रहा है? तो ये सवाल तो आते हैं। खैर, प्रशांत टंडन जी, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो ढूंढना ही होगा, और चुनाव का वक्त है और अपना काम है। चुनाव मतलब एक पर्व, जिसे हम लोग पर्व कहते हैं, और इस पर्व में हम और आप, और इसमें जितने भी इसके भागीदार हैं, यानी कि मतदाता, सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, और इसलिए अच्छी अच्छी खबरें दे रहा हूं। आखिर प्रशांत टंडन जी, इन खबरों के क्या मायने हैं? क्यों आखिर संकट में नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्यों संकट में बीजेपी नजर आ रही है? क्यों अपने कुनबे को दूसरों के घर पर या दूसरों के नाव में छेद करने के चक्कर में अपने नाव को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है? राजीव जी, ऐसा है कि जिसको आप एनडीए कह रहे हैं, और एनडीए में बता रहे हैं कि बड़ा जो है उनके कुनबे में कुछ टकराव है, ये बीजेपी के अंदर है राजीव जी। एनडीए का तो आपको इलेक्शन के बाद वजूद दिखाई नहीं देगा। अगर रिजल्ट मोदी जी के अनुरूप नहीं आए तो एनडीए तो सब सत्ता के साथ होगा, जिसके बाद भी सत्ता होगी। नीतीश कुमार अगर 4 बार पलटी मार सकते तो उन्हें 5वीं बार कौन रोक पाएगा? खुद तेजस्वी कई बार कहते हैं कि गारंटी, इसकी गारंटी तो दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात राजीव जी क्या है, जिसको आप इलेक्शन का पर्व या महापर्व, लोकतंत्र का पर्व कह रहे हैं, वो बिना किसी नारे और बिना किसी उत्सुकता के हो रहा है। आज मैं कहीं गया था और मुझे एक बड़े पुराने अपने साथी पत्रकार मिले, और वो भी अपना एक मीडिया हाउस चलाते हैं, और चर्चा ही हो रही थी, वो भी देश भर में घूम रहे हैं, उनके पास भी रिपोर्टें आती हैं। तो चर्चा यही हो रही थी राजीव जी कि इस चुनाव में कोई गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसा चुनाव जिसमें कि जनता में उत्साह ना हो, तो ये बड़ा विचित्र है। मैंने भी ऐसे चुनाव नहीं देखे। हालांकि अभी पहले फेज को स्टार्ट होने में भी समय है, 12-15 दिन का समय है, लेकिन फिर भी चुनाव को लेकर उत्सुकता नहीं है।
10 साल मोदी जी का शासन के पास भी उत्सुकता नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप मोदी जी के भाषणों को देखें तो उनमें एक रिपीटिटिव है, बहुत ज्यादा दोहराव बहुत ज्यादा है, जी। कोई नई बात नहीं है, थकान है, उनकी एक टोन बड़ी सेट है। और जब आप उनकी रैलियों में देखेंगे तो उनकी रैलियों में जो लोग आ रहे हैं उनमें भी एक किस्म की थकान दिखाई देती है, एनर्जी लेवल नहीं है। मोदी जी के भाषणों में एनर्जी लेवल नहीं है, जो एनर्जी लेवल हुआ करता था वो भी नहीं है। एक ऐसा जैसे मालूम पड़ता है कि टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर वो जो है बड़ा रटा रटाया भाषण दे रहे, जिसमें कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, सड़क से हेलीकॉप्टर वगैरह जैसी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास बहुत एक डेफिनेट एजेंडा है, एक मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। उस मैनिफेस्टो में समाज के हर वर्ग के लिए और नेक्स्ट लेवल के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए अगले कदम की पूरी तस्वीर है। अभी मोदी जी की तरफ से ये नहीं आया। एक सोचिए कि अभी आज ही के अखबार में उनका जो छपा है और कल हम लोगों ने भी दिखाया था उनका भाषण, जी। एक भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि उन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताई हो। लगातार उनके चुनाव की रैलियों के भाषण देखिए, वो इंडिया गठबंधन पर अटैक कर रहे हैं, वो अनर्गल बातें, जैसे कि उनको उस 48 पेज के मैनिफेस्टो में, जिसमें राजीव जी 3-4 प्रोग्राम हम लोग बना चुके, एक 35 मिनट का पॉडकास्ट भी किया, परसों भी पूरा प्रोग्राम किया, लाइव किए। उस 48 पेज के हिंदी इंग्लिश दोनों को हमने पढ़ लिया, हमको मुस्लिम लीग उसमें नहीं दिखाई दिया। मोदी जी को मुस्लिम लीग दिखाई दे गया कांग्रेस की मैनिफेस्टो में। और अगर वो अपने पुरखों की, राजनीतिक पुरखों की जन्मपत्री देखेंगे तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तो सिंध और बंगाल में सरकारें बनाई थी जब भारत छोड़ो का नारा लगा रहा था और आंदोलन कर रहा था गांधी जी की अगुवाई में। तो मोदी जी के पास पिछले 10 साल का कहने कुछ नहीं कि हमने भारत को यहां से यहां ला दिया, पर कैपिटा इनकम ऐसी कर दी, इकोनॉमी में ये कर दिया। किसी भी क्षेत्र में उनके पास कहने कुछ नहीं है और भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि 2047। अरे भाई, कल क्या करोगे आप? जून 2024 में आप क्या करने जा रहे हो अगर सरकार में आते हो तो? आप ये बताइए ना, 2047 में तो पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जी। तो एक ऐसा चुनाव हो रहा है राजीव जी जिसमें सत्ताधारी दल के पास कहने कुछ नहीं है, मोदी जी के पास कहने कुछ नहीं है और कहीं तारतम्यता नहीं है। यानी अगर आप देखिए कि उनके एनडीए के अलायंस या उनके बाकी नेताओं में कोई सामंजस्य नहीं है कि कोई एक जैसी, कोई पूरब चल रहा है, कोई पश्चिम चल रहा है, कोई दक्षिण चल रहा है। और ये स्थिति मोदी जी के लिए बहुत हानिकारक होगी कि उनके पास कोई दिशा नहीं है देने को चुनाव में। आमतौर पर राजीव जी होता था कि एक मोदी जी कुछ बोलते थे और उसके बाद पूरा विपक्ष उस ट्रैप में आ जाता था। अब वो खुद ट्रैप में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार वो अपनी रैलियों से कर रहे हैं। उनके समर्थकों को शायद ना मालूम हो कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, वही बता रहे हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है कि राहुल गांधी का, आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो, उनकी टीम कह रही है कि आप रात के 12 बजे भी जो है एनर्जेटिक दिखाई दो, लेकिन वो एनर्जी में मोदी जी में तलाश रहा हूं, मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप कोई भी भाषण उनका पुराना चला के दिखा दीजिए, बहुत ठहराव, रुका हुआ, दोहरापन उसमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात को वोटर भी देख रहा होगा और चुनाव भी ऐसे ही आएंगे, नतीजे भी वैसे ही आएंगे जैसा प्रचार हो रहा है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा प्रचार हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और पूरी की पूरी पार्टी नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें बहुत सारे दल और सब अपने अपने राज्यों के छत्रप की तरह हैं। और चाहे वो आप अखिलेश यादव को देखिए, चाहे उधर ममता बनर्जी को, या उधर बिहार में आप देखें तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को, और महाराष्ट्र जाइए तो आप महाराष्ट्र में दो बड़े नेताओं का नाम सुनेंगे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। ऐसे ही आप दक्षिण जाएंगे तो दक्षिण में भी आपको एम.के. स्टालिन नजर आएंगे। तो बड़े बड़े नेता, और इन नेताओं, और दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर तो आज दिन भर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का हंगर स्ट्राइक, उनका उपवास रहा है आज दिन भर, शाम 5 बजे तक। ये सब कुछ आप देखिए तो कहीं ना कहीं एक मजबूत कुनबा इधर और उधर एक टूटता हुआ, बिखरता हुआ एनडीए। और बिखरते टूटते एनडीए का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जयंत चौधरी अभी अभी गए थे और अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उधर बिहार में भी अगर चिराग पासवान नाराज या निराश हैं तो क्या मायने लगता है, क्या किस हिसाब से इसको देखा जाए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जब हम कर रहे हैं तो अभी अभी एक ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या कुछ अखिलेश यादव इसमें कह रहे हैं, जरा जल्दी से ले आइए और फिर आते हैं हमारे साथियों के बीच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए, समाचार होना चाहिए, समाचार भर के लिए बचा है, यानी न्यूज भर के लिए बचा है, सच में नहीं। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। पश्चिमी यूपी भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और यहीं से शुरुआत होती है इस कुनबे के बिखरने की। और क्या कारण है कि आखिर एक मंच पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उधर चिराग पासवान बिहार में और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी अभी सब कुछ ले लिए। जयशंकर जी यहां भारत रत्न भी ले लिए, उसके बाद ये कि चलिए जो डील हुई थी पक्की हो गई, सब कुछ हो गया, टिकट भी आपको दे दिया, अब जाओ भैया बैठो। खुद तो कह रहे थे कि चवन्नी अठन्नी क्या क्या कह रहे थे। क्या यहां से, और जो बात यहां प्रेम कुमार जी कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे कि अब तो महापंचायतें हो रही हैं कि किस वोट किसको देना है, किसका बहिष्कार करना है। और इन सब चीजों को अगर एक साथ क्लब करके देखा जाए तो संकट में नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, भले लोग दिखाएं बताएं नहीं, लेकिन चुनाव मजेदार हो गया है। जयशंकर जी। हाँ बिल्कुल, चुनाव मजेदार हो गया है और जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिनारियो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए बहुत सारी बातें जो हैं वो चुनाव को प्रभावित करती हैं। अब जैसे राजपूत लोग जो कसम खा रहे हैं या पंचायतें कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो संगीत सोम चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और वहां के सांसद हैं संजीव बालियान, उन्होंने साजिश करके उनको हरवाया। पुलिस को लेकर के साथ में जैसे भी है उन्होंने व्यवस्था की ताकि वो चुनाव हार जाए। अब संगीत सोम लठ लेके पड़ गए हैं उनको हराने के लिए। उनके जातीय समर्थक जितने भी हैं वो किसी हालत में भी मानने को तैयार नहीं है। अलग से मीटिंग करवाई, योगी जी ने बात कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से संजीव बालियान ने जयंत चौधरी को हराया था चुनाव। अब जयंत चौधरी के लोग कैसे संजीव बालियान के साथ खड़े होंगे? यशपाल सिंह थे, सत्यपाल सिंह थे जो कमिश्नर साहब थे, अब उनका टिकट कट गया तो जाट लोग अलग से नाराज हो रहे हैं, अलग से उनका ये हो गया है। तो इस तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं लगातार। अब जयंत चौधरी को देखिए आप सहारनपुर में नहीं बुलाया सभा में, जबकि उन्होंने एक बाकायदे होर्डिंग छपवाए थे कि दोनों की संयुक्त रैली होगी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली होगी। बड़े बड़े फोटो छपवाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, लेकिन न तो सहारनपुर में उनको बुलाया, न कैराना में बुलाया,
और तो और बिजनौर में जहां उनकी पार्टी का अपना कैंडिडेट है, वहां योगी गए लेकिन ये नहीं गए। अब कह रहे हैं कि कार खराब हो गई। अब ऐसा कहीं होता है क्या कि जो बड़े नेता होते हैं और भी खास तौर से सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, उनकी अगर कार पंचर हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी तीसरी पांचवी कार, कितनी भी कार मिल जाएगी समय पे आप पहुंच सकते हैं। गाड़ियां रहती हैं, गाड़ियां रहती ही रहती हैं। लेकिन सच बात यह है कि अब भाजपा के लोगों को लग गया है कि देखो, उनका इस्तेमाल ये था कि इसको आदमी को ये इंडिया अलायंस से बाहर कर दो, इंडिया अलायंस से बाहर हो जाए, अब उसके बाद उसको छोड़ो हटाओ, पैदल हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। उनको उससे कोई बहुत प्रेम मोहब्बत नहीं है। उसी तरह से आप देखिए बिहार में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़वाया था बीजेपी ने, पशुपति पारस को और उनके साथ जो सांसद थे उनको मंत्री बना दिया, पशुपति पारस को। अब जब इस बार चुनाव आया तो उसको कहा कि भैया तुम चुपचाप घर बैठो, हम अब चिराग के साथ जा रहे हैं। तो चिराग के साथ समझौता कर लिया, उसको 5 सीट दे दिया। फिर जब रोने धोने लगे पशुपति पारस तो कहा कि अच्छा ठीक है, आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे, और जो दूसरा आपका भतीजा है और प्रिंस राज, उसको हम बिहार सरकार में मंत्री बना लेंगे। अब उसको लेके चिराग भनक गए हैं कि पता नहीं अब लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन चाचा का तो पक्का कर दिया राज्यसभा, तो उसको लेकर के और खुंदस हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या कि जमुई की सीट जहां से चिराग पासवान लोकसभा में सदस्य थे, अभी उस सीट को उन्होंने अपने बहनोई को दे दिया, अरुण भारती को दे दिया। वहां से आरजेडी की कैंडिडेट जो है वो बहुत मजबूत अर्चना रविदास हैं। वहीं के जमुई के एमएलए थे सुमित सिंह, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। अब सुमित सिंह के भाई जो कभी विधायक थे और भाजपा के साथ रहते थे, उन्होंने त्यागपत्र देकर के वो आरजेडी की सदस्यता ले ली, राजद में शामिल हो गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव के आगे पीछे सुमित सिंह भी किनारा कर सकते हैं। मतलब दो चीजें एक साथ हो रही है बिहार में कि लोकसभा का चुनाव ये लोग हार रहे हैं और बिहार की सरकार भी गिरने जा रही है, नीतीश की सरकार भी गिरने जा रही है। अब नीतीश जी अब जुमला कहने के लिए कह रहे हो या उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि सम्राट चौधरी इशारा कर रहे थे मोदी जी की तरफ दिखा करके कि क्या कुछ गड़बड़ है, जब वो कह रहे 4000 एमपी आपके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह की चीजें एक नहीं, हर जगह से यही चीजें आ रही हैं। आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में ऐसा हो सकता है क्या जहां की मोदी और शाह जी का एक छत्र नेतृत्व, मतलब निर्विवाद नेतृत्व, उसके बावजूद 2 सांसद चुनाव लड़ने से मना कर दें, नाम डिक्लेयर हो जाए, उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद वो चुनाव लड़ने से मना कर दें? ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या? ये सब बदले हुए माहौल का एक असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा यह है कि देखें, अभी प्रशांत जिक्र कर रहे थे, मतलब हम पहली बार देख रहे हैं मोदी जी के भाषणों में कोई भी नयापन नहीं है। अब तीसरी बार अगर आप प्रधानमंत्री बनने के दावे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे बस अब तो ये अप्रैल मई जून में चुनाव हो जाएगा 4 जून को और 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे ही आप, तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम क्या क्या कर चुके हैं 10 साल में और क्या क्या करने वाले हैं। आप कम से कम यही बता देते कि भाई 2014 से लेके हमने जो जो वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, आपने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा है उसको हम ले आएंगे और पेट्रोल आपको 35 रुपए लीटर मिल जाएगा, इनकम टैक्स पेयर्स को टैक्स माफ हो जाएगा, इतना काला धन आ जाएगा कि उसी से सारा काम चल जाएगा। आपने कहा था कि हम देश भर में स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था आप किसानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तमाम चीजें, मतलब महंगाई पे लगाम लगाएंगे। आप एक एक वीडियो अब तो उनके आने लग गए हैं ना। रुपए के बारे में जो आपने कहा था कि साहब जब रुपया कमजोर होता है इसका मतलब कि सरकार की साख कमजोर होती है, आज रुपया कहाँ है ये बताना चाहिए कि भाई आज रुपये की कीमत क्या है, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ खड़ा है। तो ये सब चीजें नहीं बता रहे। बेरोजगारी की बात आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया यही बता दिए होते कि भाई 10 साल में हमने इतने लोगों को दे दिया, अब 15 साल के जब होगा तो हम इतना देंगे। अब आप कह रहे हैं कि साहब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हम और आने वाले वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये नहीं उसमें बता रहे हैं कि जो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है वो कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं, हमारी जीडीपी के 1.5 गुना उनका कर्ज हमारे ऊपर लगा। हर भारतीय पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज मोदी जी की सरकार ने लाद के रखा हुआ है। ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसी हम अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने लोगों को एकदम अपंग विकलांग बना दिया, दिव्यांग कहेंगे, सॉरी विकलांग कहेंगे तो आपत्तिजनक हो जाएगा।
दिव्यांग बना दिया है कि भाई आप कुछ काम धाम न करो, कोई काम आपके लिए है ही नहीं, हम काम नहीं दे सकते, बस 5 किलो अनाज दे देंगे, आप खाइए, अब मस्त रहिए, जीती, जब तक चुनाव होते रहेंगे आपको हम देंगे, नहीं तो फिर बाद में नमस्ते कर लेंगे उससे भी। तो इस हालत में देश को आपने पहुंचा दिया है, तो उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और जैसा भी प्रशांत कह रहे थे, अब तो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र कहें या जो न्याय पत्र कहें, जो कभी आमतौर पर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, चुनाव घोषणा पत्र पार्टी के नेता भी बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन अब तो हर आदमी कांग्रेस का घोषणा पत्र खोज रहा है, न्याय पत्र खोज रहा है कि भाई जरा देखें कि इसमें मुस्लिम लीग कहां है। जो आपने कह दिया कि तो मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र है, तो कहीं मुस्लिम लीग की छाप है, किस बात में है, कहां है, वो लोग खोज रहे हैं। और दूसरा यह है कि मैं इस बात को आपको याद है राजीव जी, ये महीनों नहीं बल्कि सालों पहले से कहते आ रहा हूं मैं कि भाई ये 2 नेशन थियरी देने वाले सावरकर जी थे। सबसे पहले सावरकर जी के जब अध्यक्ष बने थे हिंदू महासभा के 1937 में, तब उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और दोनों की पार्टियों ने बाइकाट किया था जब कांग्रेस ने चुनाव का, तो दोनों की पार्टियां लड़ी थी और बहुमत नहीं मिला था, तो बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार चलाई थी, सरकार बनाई, जिसमें फजलुल हक प्रधानमंत्री बने थे और वित्त मंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय हिंदू महासभा में थे, बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। तो अगर उस मुस्लिम लीग से उनका कहने का मतलब है तो उनकी पुरखों की पार्टी है, उनके साथ मिलकर के चलाए हैं, सरकार चलाए हैं। तो इसलिए पता नहीं उन्हें सोचने विचारने की क्षमता भी लगता है खत्म हो गई है। जो आता है मन में अल्ल कुछ भी बोल देते हैं किसी सभा में, ये सोच ही नहीं पाते हैं कि भाई आप पार्टी का कोई छुटभैया नेता नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जो बात बोलते हैं दुनिया भर के लोग उसको सुनते हैं और उस पर अपनी राय बनाते हैं। तो इस तरह की ला रहे हैं लोग, इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक तो कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है कि ये बात जो कह रहे हैं, अच्छा चूंकि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने उनकी गारंटी पे अमल भी किया है, चाहे कर्नाटक हो चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में काफी मामलों में इन्होंने अमल किया था, तो उसको लेकर के लोगों में एक उत्साह बढ़ रहा है कि लगता है कुछ करेगा। अब आप उसको ऐसे खारिज करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, सवाल जो है वो भी मैं प्रशांत की उस बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेता इस बार मोदी जी के ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, उनके वाकजाल में फंस नहीं रहे हैं, उनके इशूज पे कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें, कभी सनातन, कभी धर्म, कभी मंदिर, कभी राम, कभी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, इस सब बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग अपने महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से, सामाजिक न्याय के मुद्दे से और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे से, इस मुद्दे से कहीं भटक नहीं रहे हैं, अभी तक उसी लाइन पे चल रहे हैं। और अगर इसी लाइन पे चलते रहेंगे तो वाकई बता रहा हूं कि 400 पार की बात छोड़ दीजिए, 200-250 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए भी। जी राज जी बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं कि बिखर रहा है एनडीए का कुनबा, और इस एनडीए के कुनबे का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो पार्टी है बीजेपी, और सबसे ज्यादा बीजेपी में बिखराव है। और ये बिखराव बीजेपी का गुजरात में सबसे ज्यादा है। आखिर क्यों है, समझ सकते हैं आप, सोच सकते हैं। जरा सोचिए, जो साथी हमें गुजरात से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर क्या कारण है। आप लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इसलिए आपसे हम जानना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री एक नहीं दो, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया, ये दोनों केंद्रीय मंत्रियों का भी वहां विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्यों आखिर पटेल समाज, क्षत्रिय समाज सब आपस में लड़ रहे हैं? क्यों इन नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का विरोध हो रहा है? और वही इधर आ जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही हाल है। अभी आपने देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने हमने रखा कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कह रहे हैं। अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कैसे वहां महापंचायत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और महापंचायत का दौर लगातार चल रहा है। रविवार को जनरली होता है और उसमें चुनाव से पहले फर्स्ट फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और चुनाव से पहले अगर ये हाल है तो ये बिखरते हुए कुनबे में सबसे बड़ा दल जो है एनडीए का वो बीजेपी है। और बीजेपी में बिखराव, क्या बीजेपी ने जो चालें रची, जो वहां पे साजिशें रचकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की, जिसमें बिहार से नीतीश कुमार को बाहर करना और उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी को बाहर करना, ये उनको भारी पड़ रहा है। जैसे अभी कह रहे थे हमारे साथी जयशंकर जी कि ऐसा ना हो कि इस लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपनी सरकार भी खो दें,
ये छोटी मोटी बात नहीं है। जरा बिहार की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और गुजरात की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, इन सब पर जरा और गहराई से इस पर हम लोगों को विचार चर्चा करनी चाहिए। आना चाहता हूं राहुल लाल जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये बहुत गहरा अब जो है अब मामला माइक्रो लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। आप जरा जयंत चौधरी का मामला क्या है और उधर चिराग पासवान का मामला क्या है, उधर शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या डर सता रहा है और गुजरात की जनता को क्या डर सता रहा है। इधर हरियाणा में तो चुनाव आयोग ने ही कमाल कर दिया है, 2-2 परमिशन में, एक में गाली और दूसरे में कुछ और। ये हाल है वहां का, सब कुछ सामने है। क्या तंत्र मंत्र सब जो हैं, यानी सरकारी तंत्र और मंत्र जो कह रहा हूं वो जनता को कह रहा हूं और इनके लोगों को कह रहा हूं, ये दोनों ने मिलकर अब ये कह दिया है, सोच लिया है कि नहीं इस बार बस बाय बाय मोदी जी। राजीव जी देखिए, इस समय मैं गाजियाबाद में मैं रहता हूं, आप जान ही रहे हैं, और गाजियाबाद और मेरठ से होते हुए इस समय मैं सहारनपुर में हूं। तो पश्चिमी यूपी को लेके जो स्थितियां हैं इस समय वो इतनी रोचक। हाँ, मैं अभी इसमें, अरे तब हाँ राजीव जी, मैं नहीं जान रहा था कि आप सहारनपुर में हैं, बहुत अच्छा है। सहारनपुर में ही तो कल मोदी जी थे, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। जरा बताइए, हमारे तमाम साथी जरा गौर फरमाइए। हमारे साथी राहुल लाल जी इस वक्त सहारनपुर में हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कल वो हेलीकॉप्टर से बाय रोड आए थे। देखिए, मुझे लग रहा है कि चूंकि पश्चिमी यूपी का चुनाव इतना रोचक होगा, राजीव जी, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। ये जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अब प्रधानमंत्री कितना नर्वस है वो दिख रहा है कि वो अब हेलीकॉप्टर से रोड शो करने लगे हैं, वो उनके नर्वसनेस को दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इस पश्चिमी यूपी में जो हम लोग पूरा प्रकरण देख रहे हैं, एक तो मैं अलग अलग तथ्यों की चर्चा में करूंगा कि राजपूत समुदाय की जो नाराजगी है वो किस भीषण स्तर पर नाराजगी चल रही है, लेकिन जो रोचक चीज है जैसे सहारनपुर में ही देखें, जिसके बारे में भी प्रकाश भी डाला गया कि यहाँ पे अब आप सोच के देखिए कि खुद जो है कि संजीव स्वयं ही एक तरह से हराने में संजीव बालियान जी के लिए पूरी ताकत लगा दिया है। संजीव बालियान जी के लिए चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद में सोचिए कि अतुल गर्ग जब चुनाव प्रचार कर रहा है, वहां पे भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। नोएडा में महेश शर्मा जी का जो है कि वो खुद बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो सामान्य जनता की बारी तो बाद में आएगी राजीव जी। बीजेपी के भीतर कितना विरोध है, कितनी संकट की स्थिति है, वो पश्चिमी यूपी में तो हर तरफ नजर आएगा आपको। नंबर 1 चीज। नंबर 2, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को लेके जो चीजें हो रही थी, यहां पे कई सारे लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का टाइमिंग भी सही नहीं चल रहा, इसलिए भी प्रधानमंत्री जो है कि अब घबरा गए। जब प्रधानमंत्री मेरठ में रैली कर रहे थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार पे बड़ा हमला किया था, और जिस समय वो मेरठ में रैली कर रहे थे उसी के समय में टाइमिंग में आप देखिए तो बुलंदशहर में जो है गंगा नदी में जो है वो पुल गिर जा रहे थे। तो भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, और आपके डबल इंजन सरकार में गंगा नदी में पुल गिर जा रहे हैं, दिन गिर जा रहे हैं। तो उन लोगों का मानना है कि थोड़ा ग्रह नक्षत्र भी जो है कि प्रधानमंत्री जी का सही नहीं चल रहा है, उसी टाइमिंग पर वो चीजें घटनाएं भी घट जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जनरल वीके सिंह का जैसा ही टिकट कटा है राजीव जी, देखिए वो फैक्टर जनरल वीके सिंह, आप सोच के देखिए कि अगर हम लोग अभी देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जनरली जो राजपूत समुदाय के लोग हैं वो लोग ये मान के चलते हैं कि 4-5 सांसद जो है कि उनके हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन जनरल वीके सिंह एकमात्र सांसद बचे थे। अब वो भी नहीं बचे और अतुल गर्ग जी को टिकट दे दिया गया है। तो वो नाराजगी, संजीव स्वयं जी का विरोध करना, हम लोगों ने हमेशा दूसरे समुदाय के पंचायतों की बैठक सुनी है राजीव जी, लेकिन एक तरह से क्षत्रिय समुदाय या जो ठाकुर समुदाय है वो पंचायत करे, और पंचायत करके जो है कि बिल्कुल कसमें खाए, उसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं, उन पंचायतों में क्लियर निर्णय हो रहा है कि हम लोग साइकिल की सवारी करेंगे, हम लोग उसकी सवारी करेंगे जो कि कमल को जो है कि जो नुकसान पहुंचा सके। तो स्थिति को काफी रोचक बना दिया गया। और अब देखिए जयंत चौधरी जी के मामले को लेकर, जयंत चौधरी जी का अपमान तो कितना हो गया, आपने थोड़ा प्रकाश तो डाल ही दिया था यहाँ पे कि वो जब मेरठ रैली में कितना कोने में बिठाया गया था, लास्ट में किसी तरह से हल्का सा हल को स्पर्श करने का उन्हें सुख प्राप्त हुआ था वहां पे। तो अब उनके साथ 2 समस्याएं हैं उनके साथ। एक तो जो उनके समर्थक हैं वो जयंत चौधरी से भयानक नाराज है इस समय, उनको यह लग रहा है कि उन्होंने गद्दारी की है। उनके लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी कर डाली है अपने ही पार्टी के साथ, किसानों के साथ, तमाम लोगों के साथ, वो उस खेमे में आके। और अब
दूसरा जो उनसे सहानुभूति रखने वाला खेमा है, जो उनके काफी करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि उनके साथ गद्दारी बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। तो कहीं कहीं एक ऐसी स्थिति बन चुकी कि यूज एंड थ्रो के स्थिति में वो आ चुके हैं। उनको जितना यूज भारतीय जनता पार्टी को उनको करना था वो उन्होंने कर लिया है। इसलिए पूरी वक्ता की इस बात से मैं सहमत हूं कि बीजेपी का उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं था राजीव जी। बीजेपी का उद्देश्य क्या था? उन्हें टीम इंडिया से तोड़ के अप्रासंगिक बना देना, और वो काम वो कर चुके हैं। क्योंकि पश्चिमी यूपी के लिए नामांकन पत्र अब दाखिल हो चुके हैं, उसका आखिरी तिथि अब समाप्त हो चुका है। तो उन स्थितियों में उनका क्या ही प्रयोग बचा हुआ नहीं था। आप सोच के देखिए कि अगर गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ये कहे कि उनकी कार जो है कि पंक्चर हो गई, वो नई घटनास्थल पर पहुंच पा रही है, तो कैसी स्थितियां होंगी। और जो सहारनपुर में स्थिति है यहाँ पे, वो उस स्थिति में संजीव बालियान जो कि कहा तो इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में थे, उनकी यहाँ पे पूरी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो मैं सहारनपुर पर्सनल सीट के बारे में एक सीट के संदर्भ में कह रहा हूं। प्रधानमंत्री लोगों को, बीजेपी समर्थकों को दुख कि राजीव जी की प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली है, जो माना जाता था कि प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद पूरा आबो हवा बदल देते हैं, वो भी सहारनपुर में आबो हवा नहीं बदल पाया, पश्चिमी यूपी में आबो हवा नहीं बदल पा रहा है। इनके सारे प्लान फेल होते चले जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि मेरठ में टिकट दिया, मेरठ में टिकट जो है कि अरुण गोविल जी जो है कि टीवी के राम जी को इन्होंने टिकट दिया। वहां पे मोदी मीडिया लगातार अखिलेश यादव की आलोचना करते रहे कि भाई उन्होंने बहुत तेजी से टिकटों को परिवर्तन कर दिया, वहां पे टिकट बदल डाले उन्होंने। लेकिन स्थिति अंतिम में यह बनी है कि अखिलेश यादव जी का जो स्टॉक था, जो उन्होंने लास्ट टाइम में भी कैंडिडेट बदला मेरठ में, उसके उनका परिणाम मेरठ में काफी भारी है। तो मैं मेरठ घूम के आ रहा हूं, तो मेरठ में जो बीजेपी का बड़ा ग्रुप था वो ढाता हुआ नजर आ रहा है। सहारनपुर में इनकी स्थितियां बिगड़ते हुए दिख रही है, और काफी ग्रामीण और रूरल एरिया में भी एक तरह से इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर चर्चा हो रही है। जब मैं कुछ ग्रामीण एरिया में बातचीत कर रहा था राजीव जी, तो वहां पे आरएसएस के लोग आके उनको आश्चर्य लग रहा था, वो लोग भी घूम रहे थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले को तो हम लोगों ने गोदी मीडिया में चलने नहीं दिया, लेकिन जमीन तक कैसे पहुंच रहे हैं वो मामले। तो ये मामले अब जमीन तक, रूरल एरिया तक में लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं कहीं वर्तमान सरकार जो है वो चंदा चोरी करने वाली सरकार है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबों के मामले के आधार पर वो चंदा चोरी किया है उन्होंने। तो जो एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं तेलंगाना की तस्वीर, मैं एक तरह से जो देख सोचिए वो वहां पे लाखों की भीड़ है, तो आप सोचिए कि दक्षिण भारत में एक उत्साह की स्थिति बनी हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ है, उसके पश्चिमी यूपी जहां पे बीजेपी एक तरह से अपने आप को सफल मान रही थी, लोग मान रहे थे कि कहीं कहीं जो अखिलेश यादव का जो समर्थन है वो यहाँ पे यादव ग्रुप उतना ज्यादा नहीं है। परंपरागत तौर पर लोग 10 तरह की आलोचनाएं कर रहे थे, उन तमाम आलोचनाओं को टीम इंडिया खारिज कर रही है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन जिसने जो बढ़त लिया है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बगल में आप चले जाइए हरियाणा, जहां के बारे में आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन का दोहरा रवैया देखिए, इलेक्शन कमीशन का दोहरा रवैया क्यों नहीं दिखेगा आपको हरियाणा में? 10 में से 10 सीटें जीत रहे थे, इस बार वहां पे खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो संकट की स्थिति बनी हुई है इनके लिए। हरियाणा में भी मोदी जी का खाता खुलना मुश्किल सा चीज बना हुआ है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर है वो दांव पे लगे हुए हैं। तो ये स्थितियां वहां बनी हुई है। और सबसे राजस्थान में अगर पड़ोसी जगह पे पहुंच जाइए, राजस्थान में राजीव जी भीलवाड़ा सीट है। भीलवाड़ा सीट में जो सुभाष बहड़िया वो 2019 में बीजेपी से जीते थे, 6.25 लाख वोटों से जीते थे राजीव जी, और राजस्थान के इतिहास में माना जाता है कि वो सबसे बड़ी जीत से जीते थे। इस बार बीजेपी को उनका भी टिकट काटना पड़ गया है। सुभाष बहड़िया राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने वाले व्यक्ति, 9वीं सूची में, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी मंथन किया और 9वीं सूची में उनके नाम को हटा दिया। तो बीजेपी के लिए संकट, सोचिए कि राजस्थान में कितने मतलब संकट है। अगर सीट वाइज वहां का भी आप विश्लेषण करें तो कम से कम 10-12 सीटों पे बीजेपी के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी बज चुकी है। तो जो एक संकट है, मैप में आप जहां पे भारत के मैप के जिस हिस्से में चले जाइए, उत्तर पूर्व राज्यों से वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पे किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई है। आप चाहे दक्षिण चले जाइए, पूरब चले जाइए, मध्य में चले जाइए, संकट हर तरफ है। इनका जो एनडीए का कुंडा है, मैंने तो देखिए पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि एनडीए तो इनका कुछ है ही नहीं, सहयोगी दलों का कुंडा। 42 दल है, प्रधानमंत्री अगर 30 सीटें जोड़ रहे हैं तो हर किसी को 0.6 के आसपास में सीटें प्रधानमंत्री खुद ही दे रहे हैं। और उसमें है कौन राजीव जी? उसमें पलटू राम जो है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो है। और अगर आप उसमें बड़े नेताओं में जोड़ लीजिए तो महाराष्ट्र में जो इन्होंने डुप्लीकेट कुछ तैयार किए हैं, कि शिवसेना का एक डुप्लीकेट एकनाथ शिंदे, और उधर से जो है कि शरद पवार जी के डुप्लीकेट अजीत पवार, तो ऐसे ऐसे कुछ डुप्लीकेटों का समूह। और 25 तो पार्टियां उसमें ऐसी हैं जिन्होंने कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीता है।
तो इसमें मैं पूर्व वक्ताओं की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि एनडीए में तो इनका कोई दम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके भीतर दम की बात कही जा रही है वो बड़े संकट की स्थिति में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में तमाम लोग बोल रहे हैं कि 18 सीटें जो इन्होंने जीती थी, असंभव है कि ये इस बार डबल डिजिट में पहुंच जाए। किसी से भी बातचीत कर रहा है, जो पश्चिम बंगाल के ग्राउंड रिपोर्ट है वो सीधे सीधे कह रहे हैं इनका डबल डिजिट में पहुंचना असंभव है। 4, 5, 6 सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत ले, वही एक अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति होगी। तो आप सोचिए कि संकट में मोदी जी तो होंगे ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी घोर संकट में हैं। उनकी पार्टी का जगह जगह विरोध हो रहा है। अभी 2 खबर बता रहा हूं। एक खबर पंजाब से। पंजाब में किसानों का समूह, जिसको आप जानते हैं कि अभी जो दिल्ली आना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पे। उन्होंने पोस्टर्स लगवा दिए पंजाब में, गांव-गांव में, चौराहों पे। पोस्टर में लिखा है, किसान दा दिल्ली जाना बंद है, भाजपा दा पिंड बिच आना बंद है। मतलब किसानों, ये पोस्टर लगाया है, किसान दा दिल्ली जाना बंद है, भाजपा दा पिंड बिच आना बंद है। मतलब कि आप हमारे बीच नहीं आ सकते, हमारे गांव में नहीं आ सकते भाजपा के लोग। आपने हमको दिल्ली आना बंद किया, हम आपके अपने यहाँ गांव में आना बंद कर दिए और आपका बहिष्कार कर रहे हैं। ये पंजाब। और जब बात कर रहे हैं जहां आप हैं राहुल लाल जी, अभी वहीं की बात मैं कर रहा हूं। राहुल लाल जी, सहारनपुर के नानौता में आज क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया। यहां कई प्रदेशों से समाज के कई वरिष्ठ लोग पहुंचे। यहां वक्ताओं ने भाजपा के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है और भाजपा का बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। ये सब खबरें जो हैं, ये अभी की खबरें पढ़ के बता रहा हूं मैं, अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये जगह भी बता रहा हूं, सहारनपुर के नानौता। बीजेपी के लोग अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बीजेपी के समर्थक इस कार्यक्रम को, कई सारे हमारे कमेंट बॉक्स में समर्थक दिख जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा आप पता लगवा लीजिए। हम यहां बायस ढोके कोई खबर नहीं देते, जो है वही रख रहे हैं। पंजाब में आपका विरोध हो रहा है, आपका विरोध उधर गुजरात में हो रहा है, आपका विरोध उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपका विरोध बिहार में हो रहा है, आपका विरोध महाराष्ट्र में हो रहा है, आपका विरोध हरियाणा में हो रहा है, आपका विरोध राजस्थान में हो रहा है, आपका विरोध महाराष्ट्र में हो रहा है। सब जगह तो विरोध हो रहा है। ये हिंदी पट्टी है। इसी दम पर तो 2014 आप जीत के आए, इसी दम पे आप 2019 जीत के आए। समय है, आप काम कर लीजिए, मेहनत कीजिए, लोगों का दिल जीतिए। अगली तीसरी बार आने का सपना आप देख रहे हैं, आइए। हमको क्या है, हम तो समाचार देते हैं, देते रहेंगे। कल भी देते थे, आज भी देंगे, 4 तारीख के बाद भी देंगे। लेकिन राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाहते थे, आप जोड़िए। फिर सीधे आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, बहुत नजदीक से वो भी देखते हैं। बस मैं केवल राजीव जी, जो आपने पंजाब को लेकर कही, वैसे कई सारे पोस्टर्स मैं सहारनपुर के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रहा हूं, जहां किसानों ने लिख के रखा हुआ है कि किसानों को आपने दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम लोग चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे अपने गांव में। तो ये पोस्टर्स सहारनपुर के भी कई क्षेत्रों में मैंने अपने आंखों से देखा है राजीव जी। तो ये स्थितियां अलग अलग हिस्सों में बनी हुई हैं। और जो कल एक लाइन में कह दूं कि जो मेरठ के सरगना से जो कहानी शुरू हुई थी, ठाकुर चौबीसी वाला जो विरोध वहां से शुरू हुआ था, उसका विस्तार और फलक पूरे पश्चिमी यूपी में काफी गंभीर रूप से अब देखा जा रहा है। और किसानों का विरोध भी अब काफी प्रखर होता चला जा रहा है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे राजीव जी, तब तो लोगों ने माना कि ठीक है, वो राज्य सरकार का निर्णय नहीं था, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के निर्णय थे। लेकिन अभी तो केंद्र सरकार के चुनाव है, तो जनता बड़े अच्छे से समझती है कि किसकी जिम्मेदारी कब तय करनी है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा, जहां आप हैं वहीं की खबर थोड़ा सा जोड़ के फिर सीधा अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं। जो आज क्षत्रिय नानौता में क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ है, महापंचायत का महाकुंभ कह रहे हैं। इस महाकुंभ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, इन सभी प्रांतों के से भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं। भाजपा के विरोध में राजपूत समाज के लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं। वहीं 16 अप्रैल को सरधना विधानसभा के गांव खेड़ा में एक और क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 16 अप्रैल, चुनाव कब है? 19 अप्रैल को। उससे पहले 16 अप्रैल, 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 18 अप्रैल बिल्कुल साइलेंट डे, आप घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं। और 19 अप्रैल को मतदान होगा इन्हीं क्षेत्रों में। यही है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास।
राजीव जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खैर भारतीय जनता पार्टी का मामला खराब हो ही रहा है, और उसके खराब होने के पीछे मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जिस तरीके से गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ काम बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया है। क्योंकि अब यहाँ स्थिति जयंत चौधरी की ही खराब हो चुकी है। जयंत चौधरी को जो उनका मतदाता समझा जाता है वो बहुत शक की निगाह से देख रहा है, और वो जयंत चौधरी से भी सवाल कर रहा है कि भाई किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने सलूक किया, आप उस समय किसानों के साथ खड़े हुए थे और आपको किसानों ने इसलिए अपनाया था। चौधरी चरण सिंह के बारे में जो बातें कही जाती हैं, तो चौधरी चरण सिंह ने कभी इस तरीके के काम नहीं किए थे कि वो जाकर के किसानों के हित के खिलाफ जाकर के सरकार के साथ या किसी पार्टी के साथ खड़े हो जाए। आप तो सीधे सीधे उन लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए जो किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, जो किसानों के ऊपर हमले कर रहे थे, एक साल तक जिन्होंने किसानों के ऊपर जुल्म ढाए अच्छे तरीके से। अभी हाल ही में उन्होंने किसानों के ऊपर जुल्म ढाए, जिस तरीके से देखा शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, तो आप किस लिए उनके साथ चले गए? और आप अगर गए हैं वहां साथ में, तो आपने किसानों के लिए वहां कराया क्या है भारतीय जनता पार्टी से? जो किसानों की एक बड़ी मांग थी एमएसपी की गारंटी की, उस पर क्या हुआ बताएं जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी इसमें कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से जयंत चौधरी की जो सीटें समझी जाती थी, जहां पर साहब उनको कुछ हो सकता है, जैसे बागपत की सीट थी और मथुरा की सीट थी, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी, या मुजफ्फरनगर की सीट थी, तो जो सीटें थी उनकी प्रभाव वाली, वो सीटें तो ले ली गई हैं जयंत चौधरी से, और जयंत चौधरी को एक कहा जाए उनके साथ खेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जयंत चौधरी चूंकि चवन्नी कहा था, उनकी चवन्नी पलटती है, फिर बाद में कह रहे थे ये पलटना नहीं, इसको पटकना कहते हैं, बता रहे थे वो। तो अब इसे अगर पटकना भी कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को पटक दिया। जयंत चौधरी तो कह रहे थे चवन्नी नहीं, वो पलटूंगा नहीं, वो पलटे थे, लेकिन पटकनी मार दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये पलटना और पटकनी दोनों जो जयंत चौधरी के ऊपर ही फिट हो रही है जाकर के, कि किस तरीके से जयंत चौधरी पलटे और भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को पटकनी मार दी। तो ये कुल मिलाकर के राजीव जी है। दूसरा, जो राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ जो समीकरण बनता था, जो जातीय आधार था, या जो कहिए जो चौधरी चरण सिंह के समय से चला आ रहा था, अजगर फिर मजगर, जो जिसके आधार पर यहाँ क्षेत्र में राजनीति किया करते थे, वो तो छिन्न भिन्न हो गया एक तरीके से देखा जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक समझ रही थी, दूसरा जो कांग्रेस के साथ यहाँ गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी का इंडिया निकाला जो सीट शेयरिंग हुई राजीव जी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी जो थी वो मजबूत समझी जाती थी, और कांग्रेस खुद ही यहाँ ध्यान नहीं दिया करती थी। अब कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ ध्यान दे रही है, और ऐसी सीटें उसको दी गई हैं जहां समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस वो सीटें जीत सकती है, या पहले जीतती रही है। तो ये समीकरण बहुत अच्छा बना है, और इसके बाद समीकरण बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पड़ रही हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री अब जिस तरीके से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के और बाई रोड जा रहे हैं, और सहारनपुर की लड़कियों की जो है वो नक्काशी बता रहे हैं, मतलब स्लिप टिंग जो है, टंग स्लिप जो कहते हैं, तो वो जवान जो लड़खड़ा रही है, जो जवान लड़खड़ा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी लड़खड़ा रही है, ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, लेकिन जो समझा जा रहा है वो यही समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लड़खड़ा रही है। दूसरा, जो शक्तियों का मसला है राजीव जी, शक्तियों का एक आदमी कई मसले एक साथ हो चुके हैं, और इसीलिए शक्ति जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता था कि शक्तियों की सरकार है, चूंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक संदेश राजीव जी ये भी जा रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार जीत करके आ गए, तो सबसे पहले जो क्षत्रिय शिरोमणि महंत योगी आदित्यनाथ हैं, उनको ही अब हटाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक किसी तरीके से बर्दाश्त किया जा रहा था, झेला जा रहा था योगी आदित्यनाथ को मोदी जी के द्वारा। तो अगर मोदी जी जीत करके आ गए, तो सबसे पहला काम योगी आदित्यनाथ को किनारे करने का ही करेंगे। आप देख रहे होंगे राजीव जी की योगी जी बोल जरूर रहे हैं, लेकिन योगी जी की वाणी में वो ओज नहीं है जो विधानसभा चुनाव के समय दिखाई पड़ता था, या फिर दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते थे उनकी वाणी में ओज दिखाई पड़ता था, तो ओज नहीं है। इधर जो कहा जाता है कि जले पे नमक छिड़कने वाला काम जो पुरुषोत्तम रूपाला ने कर दिया, उससे पहले राजस्थान में सरकार बनते ही जो करनी सेना के नेता थे गोगा मेडी, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई, तो ये सारी चीजें शक्तियों को अब समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया, और शक्तियों के नाम पे जो आइकॉन बना दिए गए, वो बना दिए गए ब्रजभूषण शरण सिंह, यानी कोई कायदे का क्षत्रिय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आइकन बनाने के लिए नहीं मिला। तो ये सारी चीजें अब शक्तियों को समझ में आ रही, तो क्षत्रिय भी जो है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते आ रहा है। जी, तो क्यों खिलाफ हो रहे हैं क्षत्रिय यानी ठाकुर या राजपूत कहें, ये क्यों खिलाफ हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे समाज के लोग, और क्यों लगातार किसान जो हैं वो नाराज हैं, और खासकर पंजाब में तो इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर एक भी सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके अलावा जरा दो राज्य और हैं, और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथी जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी,
क्या कुछ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में? इस बार तो मैदान में भूपेश बघेल भी हैं और उधर मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कल खेल हो गया, खेला खजुराहो में हो गया परसों, और वहाँ समाजवादी पार्टी को ये सीट कांग्रेस की तरफ से दी गई थी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, और लेकिन वहाँ पर भाजपा जो है वो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता हैं जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने शिकायती पत्र भी वहां दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई चुनाव आयोग को कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, कि मेरे पास फोन करके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ और तुमको किसी निगम मंडल में हमारी सरकार में तुमको अध्यक्ष बना देंगे, और हमारे दल को, क्योंकि वीडी शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के भाजपा के। तो ये सब कुछ खेला चल रहा है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए, क्योंकि इधर पूरे हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं और पूरे हिंदी बेल्ट पूर्वोत्तर की भी बात कर रहे थे राहुल लाल जी, सब तरफ की बात कीजिए तो देखिए कहीं ना कहीं संकट में है। क्या यहां भी संकट दिखाई देता है भाजपा को, या यहां सब बल्ले बल्ले है? और टेक ऑफ नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी ठीक है, ठीक है। जी जैसा स्मूथ माना जा रहा था, और पिछले समय 2019 के समय का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उस समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, अगर मैं छत्तीसगढ़ से शुरुआत करूँ अपने राज्य से, तो इस बार तो ये माना जा रहा है कि बड़ा साफ कहा जा रहा है कि वैसी स्थिति कतई नहीं रहेगी कि जिस प्रकार 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता, लेकिन लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिल गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि टक्कर जो है वो तगड़ी होगी, बावजूद इसके कि पिछला चुनाव 2023 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो बीजेपी वापस जीत गई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत तफसील में जाने की बहुत ये नहीं है, लेकिन इस समय वापस उन सब चीजों को छोड़कर जो है वो वापस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है मैदान में फिर से उतर गई। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि पिछले 2-3 महीनों 4 महीनों में जो कुछ राजनीतिक विमर्श हुआ है उसमें आप देखिए कि जब जब गारंटियों की बात आती है, कांग्रेस की गारंटियों की बात, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का उदाहरण बार बार दिया जाता रहा है। देखिए अभी भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आखिरी हफ्ते में उन्होंने जो वंदन महतारी योजना लाई, और रातों रात जो है 3 या 4 दिनों के अंदर उन्होंने जो 52 लाख जो फॉर्म जो भरवा लिए, और कांग्रेस के लोग जो है वैसे सावधान नहीं रहे, इसके कारण जो है बाजी पलट गई। वरना ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था कि कांग्रेस जो है यहाँ पर हार सकती थी। उसका कारण यह है कि उसका परफॉर्मेंस 5 साल का जो भूपेश बघेल के कामकाज को जो परफॉर्मेंस था, ये माना जा रहा था कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, खासकर किसानों के लिए जो उन्होंने किया, और जो शहर की जो इकोनॉमी पर तो ध्यान उतना जो दिया ही गया, लेकिन ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ाने की सबसे बड़ी वहां पर जो कोशिशें की गई। मध्य प्रदेश के बारे में हम काफी चर्चा पहले कल भी कर चुके हैं। अगर इस तरीके की जो बातें हो रही कि फोन आ रहे हैं उनको फॉरवर्ड ब्लॉक के, इनको जो विधायक के लिए लोकसभा के लिए जो खड़े हो रहे उम्मीदवार, तो आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से परेशान है। असली बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक अराजकता जो फैलाई गई है उसके बहुत सारे कारण हम देखिए, और उसके परिणाम जो है वो आज देखने को मिल रहे हैं। इससे महाराष्ट्र का मैं उल्लेख ये करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में क्यों वो झगड़ा हो रहा है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लड़के को लेकर। उसका कारण यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक है गणपत गायकवाड़, वहां पर उल्लासनगर कल्याण वगैरह का जो इलाका है, ये जमीन की खरीद फरोख्त के लिए बहुत सारा एक तरह से माना जाता है कि माफियाओं का गढ़ बन चुका है। वो मुंबई का एक सबर्ब है जहां जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो गणपत गायकवाड़ ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक दूसरे विधायक हैं जो शिंदे गुट के हैं, बाकायदे थाने में उन्होंने उसको गोलियां मार दी, 6 गोलियां दागी, और ये डिक्लेयर किया कि जब तक एकनाथ शिंदे रहेगा मुख्यमंत्री के रूप में, पूरा महाराष्ट्र जो है वो गुंडा राज में बदल जाएगा। और मैं आज जो है, उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं एक अच्छा भला शरीफ इंसान था, लेकिन मुझे भी गुंडा बना दिया इस एकनाथ शिंदे ने। अब उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाई है कसम एक तरह से। उल्लासनगर का जो विधानसभा क्षेत्र है कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, वो अच्छे विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पे उन्होंने ये कहा है कि जो एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार हम उनको नहीं जीतने देंगे। कहने को तो ऊपर से फडणवीस साहब ने कह दिया है कि नहीं, उनका पुत्र जो है वो हमारा संयुक्त उम्मीदवार है और हम देखेंगे कि वो जीतेंगे,
लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि मुंबई में मैंने पत्रकारिता की है, थोड़े 2-4 संपर्क मेरे वहां पे, तो बता रहे हैं कि हम इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जीतने देंगे। दूसरी बात, जो गुजरात का हमने जो वर्णन किया है राजू जी, वहां स्थिति बहुत खराब है। वहां देखिए, एक महिला है पद्मिनी बा वाला नाम की महिला, वो वहां पर काफी मशहूर है, क्षत्रिय राजनीति में काफी क्षत्रियों की एक काफी बड़ी नेता है वो बाकायदे भूख हड़ताल पर है। उन्होंने कहा है कि जब तक कि पुरुषोत्तम सोलंकी को उनका टिकट वापस नहीं हो जाता तब तक हम नहीं अपना अनशन तोड़ेंगे। और 9 महिलाएं जौहर करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर इन्हें लोकसभा का टिकट वापस नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम भाजपा कार्यालय के सामने हम जौहर कर लेंगी ये महिलाएं। और जितने भी वहां पे राजघराने हैं वो क्षत्रियों के हैं, वहां राजपूत परिवारों के ही राज चलते हैं, वे सारे के सारे नाराज हैं। आप अब ये सोचिए कि अगर पूरे के पूरे राजघराने भी नाराज हो जाते, भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय नाराज हो जाते हैं, तो उस राज्य में क्या स्थिति होगी ये आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से पिछले कुछ समय से जो है, मोदी जी तो अपने आप को ओबीसी का प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, तो आखिर उन्हें क्यों राजपूत लॉबी उन्हें क्यों अपना मान के उन्हें कहेगी? अभी तक ठीक था कि आप गुजरात से गए हुए हैं, गुजराती अस्मिता के प्रतीक बन गए हैं, आप देश में सर्वोच्च पद संभाले, तब तक तो सपोर्ट था। लेकिन हम जानते हैं कि जब बात जाति पर आती है, प्रांत पर आती है, भाषा पर आती है, जो होता है किस प्रकार से रिएक्ट करता है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ राजीव जी, कि अभी आपने शायद एक खबर पढ़ी हो कि वित्त मंत्रालय अभी भी इस बात की मीटिंग कर रहा है और वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को और किस अच्छे तरीके से जो है और रिवाइज तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से कैसे फिर से लाया जा सकता है। जहां अभी मुश्किल से 2-2.5 महीने की सरकार बनी हुई है, आप हिम्मत देखिए मोदी जी की, बकायदे वहां इनोवेटिव तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का नया रूप लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही सरकार आएगी इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो लाए जाएंगे। ये आज एक प्रमुख अखबार की टॉप मोस्ट खबर है और शायद मैं इसको विश्वास नहीं करता, लेकिन वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बाकायदे इसकी पुष्टि की है और बताया कि हम नए सिरे से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने जा रहे हैं। तो स्थिति ये है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से शायद वो अनभिज्ञ हैं और वो मान के चल रहे हैं कि हम तीसरी बार फिर से आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड भी आएगा, ये जानते रहिए, ऐसा वो संदेश दे रहे हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि तीसरी बार आना इतना आसान नहीं है और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड के कारण आप जा रहे हैं, देखिए आपको शुभकामनाएं, आप लेके आइए अगली बार भी, फिर जनता दोबारा देखेगी, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा आप इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे ला रहे हैं। तो खैर आगे की बात है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड या अगली सरकार किस दम पे आ रही है? क्या ईबी की जगह ईवीएम है? इलेक्टोरल बॉन्ड ईबी और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और लेकिन ईवीएम या वीवीपैट, इसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं अभी गई हैं, सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं और इसी सप्ताह कमिंग वीक ट्यूसडे और वेंसडे, इन दोनों में से किसी एक दिन इस पे सुनवाई होनी है और इसी महीने कुछ न कुछ इस पे फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। थोड़ी देर पहले जिस बारे में प्रेम कुमार जी बता भी रहे थे और महमूद प्राचा ने बहुत सारे सबूत वहां पेश किए हैं। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। बहुत कुछ, और एक तरफ दावे प्रतिदावे और दूसरी तरफ जो है सच्चाई धरातल की, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बाकी तो चुनावी रैलियां हैं, उसमें अपनी अपनी बातें लोग करेंगे अपने अंदाज में, लेकिन जो चर्चा अपनी यहां हो रही है वो चर्चा धरातल की चर्चा है और उसके जरिए ये तो हम जरूर समझ सकते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है, देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये तो जान ही सकते हैं। प्रशांत टंडन जी, दो बहुत बड़े फैक्टर राजीव जी काम करेंगे देश में। एक शहरी इलाकों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद की स्थिति, और इसने समाज में एक बहुत बड़ी एक डिबेट जो है वो छेड़ी हुई कि किस तरीके से, यानी जो ये वॉशिंग मशीन का जो नाम है वो चला गया है जनता के बीच में, और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, सिर्फ विपक्षी नेताओं के ईडी के छापे पड़ते हैं, ये अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय है राजीव जी कि ये क्यों हो रहा है। और ये बिल्कुल वैसे जैसे कि इमरजेंसी में कोई मीडिया सब सेंसरशिप थी, उसके बाद भी इमरजेंसी की यातनाएं जो है वो चर्चा का विषय बन गई थी, इमरजेंसी की नसबंदी चर्चा का विषय बन गई थी। ये जो ईडी है ये नया नसबंदी है, ये इनके लिए नसबंदी साबित होगा।
और ये जनता के बीच में चला गया है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती और हम लोगों ने भी बहुत समय से नहीं की है यहाँ पे, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा इलेक्शन में। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 2 फेजेस में हुई है, 6000 किलोमीटर की, जिसमें लाखों लोगों से वो मिले हैं, वो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों तरीके से भारत को उन्होंने नापा है। और उसने राजनीतिक समीकरण में तो कोई बहुत उथल पुथल नहीं की हो, लेकिन समाज में जो सोया हुआ समाज था, जो समाज में शिथिलता थी, उस समाज में एक बहस तो चालू की है। और दूसरा कि युवाओं का रुख, जो पेपर लीक है, जो नौकरी का मामला है, जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, जो आरक्षण का मामला है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है, वो मामले बहुत बड़े मामले हैं। तो ये जो नया वोटर है और जो यंग जनरेशन है, ये इस चुनाव को प्रभावित करेगी। और मुझको लगता है कि इसका अभी असेसमेंट नहीं हुआ है ठीक से कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा। हम लोग कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव के पहले भी ये बात करते थे राजीव जी, अगर आप याद करें तो जी। और हमको बहुत इस रूप से उन दोनों चुनावों में भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट दिखाई दिया। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर के और पश्चिम के और पूर्व के तमाम राज्यों से होकर गुजरी है, पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हमको लगता है कि ये इम्पैक्ट भी यहाँ पे भी वो ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये 2 बहुत बड़े फैक्टर हैं जो उस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। मोदी जी इस चुनाव में अब जो नैरेटिव था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके वो खत्म हो चुका है। और अभी जितना दाग इलेक्टोरल बॉन्ड से लग गया है राजीव जी, अभी ऐसी इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन नहीं आई कि जो मोदी जी को भी उस वॉशिंग मशीन से निकाल दे साफ करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है दाग लगा है। आज ही तमिलनाडु में बीजेपी के कार्यकर्ता करोड़ों रुपए कैश के साथ पकड़े गए हैं। तो ये केवल बीजेपी के ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, जहां इनकी सरकार है, वहां तो कैश चल रहा है। और एक अभी हमारे साथी कोई उत्तर प्रदेश की बात कर रहे, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की, तो इक्वेशन वाकई बहुत खराब है और वो अंडर करंट है और उसको भी गौर से देखना होगा। बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि मोदी जी का जो तीसरा टर्म है वो योगी जी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ये बातें होती हैं, तो ऐसा नहीं कि योगी जी तक ये बातें नहीं पहुंचती या वो तैयारी नहीं करते इस बात की, वो भी चल रहा हूँ। हम लोगों को देखना होगा कि इसका उत्तर प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये चर्चाएं हैं जी, ये चर्चाएं, और चर्चाएं जो हैं केवल हवा में नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे एक IAS अधिकारी थे जिनको योगी जी ने शंट कर दिया था, स्पोर्ट्स में भेज दिया था। वो IAS अधिकारी रिटायर होने के बाद प्रसार भारती के CEO बना दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। जी, दिल्ली और लखनऊ के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ये हम यहाँ न सिर्फ इस पे चर्चा बल्कि चर्चा देश में क्या कुछ चल रहा है और खासकर NDA कुनबे में क्या कुछ चल रहा है, क्या आखिर क्यों संकट में नरेंद्र मोदी हैं और क्यों उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, इसकी चर्चा पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं। समय कम है लेकिन जल्दी जल्दी हमारे 3 साथी और आप सबके बीच आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, आखिर दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा है? आपको भी लगता है कि कुछ मतभेद है? और लेकिन ये चलिए बीजेपी के अंदर खाने की बात अगर करें तो, लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी को लेके आना, इसके क्या मायने थे? और अब जयंत चौधरी को इग्नोर करना या जयंत चौधरी खुद इग्नोर कर रहे हैं भाजपा को, इन दोनों को अगर देखा जाए तो जरा समझना भी चाहता हूं कि आखिर कौन किसको इग्नोर कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्रेम कुमार जी।
प्रेम कुमार जी का वीडियो शायद वो, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्रेम कुमार जी। जी सॉरी, वो हिल गया था। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से है कि उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ जो व्यवहार बीते दिनों किया है, और उसको उसी तरीके से जनता देख रही। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी को दो हिस्सों में बांट देना, अब दोनों हिस्सों में से किसी की भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है बिहार में। यही कारण है कि चिराग पासवान भी अपनी सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो सीट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सीट थी हाजीपुर की, उस सीट पर भी अगर कुछ संदिग्ध वातावरण बन रहा है कि जीत सकती है कि नहीं, तो ये एक गंभीर बात है उस गठबंधन के लिए। इसी तरीके से जयंत चौधरी ये समझा ही नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में जब आना कबूल किया तो 2 बड़ा या 7, 2 is greater than 7, ये वो समझा ही नहीं पा रहे। तो इसके अलावा भारत रत्न के एवज में क्या आपने समझौता किया? किसान आंदोलन क्या भूल गए? लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार करने जाएंगे बीजेपी के लिए? और इन सवालों का जवाब उनके पास है नहीं। तो इसका नतीजा है कि पार्टी अंदर अंदर टूट चुकी है, और जनाधार तो जो कुछ भी इनका आंदोलन से जुड़ने के कारण रहा है वो भी किसका है। और चूंकि अपने दादाजी के नाम के साथ में नाम को मिट्टी में मिला दिया की तरह से लोग देख रहे हैं, इसलिए जो सही मायने में चौधरी चरण सिंह के को मानने वाले लोग हैं वो भी इनके फैसले के साथ नहीं। इस यही कारण है कि जयंत चौधरी को अपने साथ मंच शेयर कराने से बीजेपी बच रही है, क्योंकि उन्होंने देखा शुरू में मेरठ में उन्होंने साथ रख करके देखा, कुछ फीडबैक मिला उनको, और उसके बाद बीजेपी ने उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी अगर जयंत सिंह को दरकिनार करेगी तो जयंत सिंह के साथ के लोग बीजेपी को कैसे साथ रख सकते हैं? उनके बीच ये खाई और बढ़ेगी। तो इसका असर अब दिखने लगा है, लोगों के बीच दिखने लगा है। अभी जो 2-3 दिन पहले मेरठ में ही झगड़ा हुआ था आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, और उसका जो वीडियो आया था वो उसका सबूत है कि इन दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। एकनाथ शिंदे की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रह गई है, और अजित पवार की भी। तो बीजेपी के सारे सहयोगी दल जो है दरकिनार हुए हैं, इसलिए, और इसकी जिम्मेदार बीजेपी है जिन्होंने अपने सहयोगी दलों को यूज एंड थ्रो के हिसाब से इस्तेमाल किया है। ये सबसे बड़ा कारण लगता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का विश्वास नहीं जीत पाई और उसमें सहयोग ले पा रही है। दूसरा है कि बीजेपी के खिलाफ जो इतना बड़ा माहौल देश में बन रहा है, और कि पहले दौर में हमने बताया कि अलग अलग हिस्सों में कैसे विरोध हो रहे हैं, और बाद में उसमें आपने एड ऑन भी किया कि पंजाब भी इसमें शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है। सब जगह में विरोध हो रहा है, जातिगत विरोध भी हो रहा है, संगठन के भीतर विरोध हो रहा है, नेताओं ने पार्टियां छोड़ी है। इन सब के बाद भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई ऐसा नारा नहीं गढ़ पा रही है कि हमें क्यों वोट दिया जाए। 400 पार तो कीजिए, लेकिन क्यों 400 पार कीजिए ये बता नहीं पा रही है। कह रही कि हमने दुनिया में ग्लोबली इंडिया को का नाम ऊंचा कर दिया, तो ये बात समझ से परे है लोगों को। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा आया, हम पाकिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। कोई भी इंटरनेशनल आंकड़ा आ रहा है उसमें हम पीछे जा रहे हैं। बॉर्डर हमारा असुरक्षित है। भाई हमने देखा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक किस तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको प्रदर्शन करने से रोका गया, और वो हर तौर तरीके अपनाए गए जो किसान आंदोलन के साथ अपनाए जा रहे थे। तो ये जो हालात बने हैं इससे वो विश्वास नहीं दिला पा रहे। अर्थव्यवस्था की जब भी बात करते हैं लोग हंसने लगते हैं या समझते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया।
तो उस हिसाब से देखे कुछ लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा है, अपर मिडिल क्लास है, पैसे वाले लोग हैं, उनको हो सकता है फर्क पड़ा है, तो वो लोग आज भी बीजेपी को मदद भी करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी देते हैं, और वो आएगा तो मोदी ही भी बोलते हैं, और उस तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन आम जनमानस जो है तो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि इस मोदी जी के 10 साल के शासन में उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, ये मानने को तैयार नहीं है। चाहे उज्ज्वला योजना की, चाहे जितने दावे कर ले, जो लोग भी रिपोर्ट लेकर आते हैं वो यही कहते हैं कि सिलेंडर खरीदने के पैसे ही नहीं है, इसलिए वो कनेक्शन लेकर बैठे हुए। तो उस उज्ज्वला योजना का क्या करेगी जनता, जब उससे गैस जल ही नहीं रहा, चूल्हा पक ही नहीं रहा, वही लकड़ी वही जलावन करके हमको खाना बनाना है, तो उसकी जिंदगी में बदलाव कहाँ आया। शौचालय इन्होंने सब जगह बता दिया, लेकिन कोई शौचालय इस्तेमाल ही नहीं होने योग्य, पानी ही नहीं है, शौचालय क्या यूज करेंगे, आप समझिए। तो इसलिए ये सारी बातें, सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। इसलिए जनता का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर है, रोजगार नहीं है, आमदनी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई से लड़ने की एक क्षमता होती है, आमदनी आती रहती तो फिर लड़ लेते, लेकिन आमदनी घट गई है। इन सब कारणों से ये जमा हुआ गुस्सा है, जो गठबंधन में भी पैदा हो रहा है, बीजेपी के अंदर भी पैदा हो रहा है, और कुल मिलाकर के कोई भी ताकत अब इस सरकार को जाने से रोक नहीं सकती है। जी, कोई भी ताकत जाने से रोक नहीं सकती है। और ईवीएम को लेकर आप बता ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, तो एक ताकत वही है, ईवीएम है, जो बचा सकती है, और क्या वो बचा पाएगी। जल्दी से राहुल लाल जी, शॉर्ट थोड़ा चाहूँगा आप लोगों से कमेंट। राहुल लाल जी, एक सवाल है, आप चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, माहौल क्या है, क्या कहती है जनता? आप तो वहाँ के लोगों से बात भी कर रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर जयंत चौधरी के बारे में क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, इस गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बारे में क्या कहना है लोगों का? देखिए, पश्चिमी यूपी में अगर हम लोग जाते हैं तो जयंत चौधरी जी को समझने के लिए एक चीज और देखना पड़ेगा, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, जो 2013 में जो खाई बनी थी राजीव जी, एक तरह से जाटों और मुस्लिमों के बीच में एक खाई बनी थी पूरे के पूरे मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में, आज अगर हम लोग जा रहे हैं छतरी वाले एरिया में जा रहे हैं, ठाकुरों के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पे ठाकुर और मुस्लिम बिल्कुल जो है कि गठजोड़ हम लोगों को नजर आ रहा है। जाटों के क्षेत्र में जा रहे हैं, जाट मुस्लिम गठजोड़ नजर आ रहा है। तो वो जो दूरी थी, जो मोहब्बत की दुकान वाली बात हो रही थी कि मोहब्बत को फैलाना है तरफ, वो मैसेज जमीन पे है, जो बीजेपी के लिए संकट की पहली घड़ी। दूसरी चीज कि देखिए, आपने जब जयंत चौधरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया, जयंत चौधरी एक तरह से एनडीए के हिस्सा बन गए थे। मैंने आपके कार्यक्रम में, ख्याल है उस समय भी राजीव जी बोला था कि उस समय भी मैं कार्यक्रम के संदर्भ में आया हुआ था मेरठ, और तब त्वरित टिप्पणी जो जाटों से मिली थी उस समय, उन लोगों ने विरोध किया था कि जयंत चौधरी जी का जाना गलत है। और अभी भी जब लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो उन लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी जी ने किसानों के साथ, अपने जाट समुदाय के साथ गद्दारी की है। इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं शब्द, आप सीधे सीधे सोचिए कि कितना ज्यादा आक्रोश की स्थिति है। लेकिन हाँ, वही चीज की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें लेके अब उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो उन्हें लग ही रहा है कि उनका निर्णय पहले से ही गलत था, आपको नहीं जाना चाहिए था। किसानों के जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वो कस्में खा रहे थे बार बार किसान आंदोलन के दरमियान में कि हम किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वो उस फैक्टर के साथ उन्हें नुकसान की स्थिति रही। दूसरी चीज की पश्चिमी यूपी में हम लोग चर्चा में प्राय एक चीज नहीं लाते हैं राजीव जी, वो है अग्निवीर का मामला। यह अग्निवीर का मामला भी बिल्कुल जमीन को काफी गर्म बनाए हुए है। चाहे देखिए, अभी मैं ठाकुरों से जब बातचीत कर रहा हूं, वो भी उनके नाराजगी में, ये तो प्रतित्व का मामला है, योगी आदित्यनाथ जी कहीं हट ना जाए, वो डर है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि मोदी जी मजबूत हो जाएंगे तो हट जाएंगे। तो जो एक बड़ी बात वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों के बच्चे राष्ट्र सेवा करते थे, सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर लाके खत्म कर दिया। जाटों के क्षेत्र में जाता हूं राजीव जी, जाट भी यही बात बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे सेना में जाते थे, हम लोग खेती करते थे या सेना में जाते थे, ये दो काम करके राष्ट्र सेवा करते थे। और दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉकेट का दरवाजा लगा दिया कि हम खेती भी नहीं कर सकते और हम सेना में अपने बच्चों को भेज के राष्ट्र सेवा भी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे जमीनी मामले हैं जिसे बीजेपी नहीं समझ पा रही है, वो समझने के बदले में वो उलझते हुए चली जा रही है। तो दूसरे एक संक्षेप में खाली एक चीज कहूंगा, और चूंकि कार्यक्रम अब आखिरी छोर में चल रहा है, कि हम लोग देखिए राजस्थान में हमेशा चर्चा करते थे कि वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट करने का क्या असर होगा। और वहां पे देखिए राजस्थान में दो फैक्टर चल रहा है।
वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट करने के बाद उनके अधिकांश करीबी कांग्रेस आ चुके हैं, और उन जो बीजेपी के भीतर के करीबी है वो भी इसमें सुपर एक्टिव हो चुके हैं। तो एक तो वो उनका एक्टिवनेस, और दूसरा चीज की राजपूतों का विरोध करना, जो एक तरह से जो आपने बताया कि वो गुजरात में है, राजपूतों के विरोध के कारण ही एक तरह से जोधपुर में जो हम लोग के जल शक्ति मंत्री जी का जो सीट है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो फंस गया है वहां पे कर्ण सिंह को भारत कांग्रेस ने टिकट दिया, उनकी स्थिति काफी मजबूत है, जबकि वो पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं राजीव जी। तो इतना गणित उलट पुलट हो रहा है इस पूरे चुनाव के मामले में, बीजेपी के साथ एक साथ इतने सारे फैक्टर निगेटिव होते चले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण अब बेअसर हो रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, और उनके जो चाणक्य अमित शाह, उनके सारे फॉर्मूले भी बेअसर होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, परिस्थितियां जो हैं वो सामान्य दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन सब के बीच मुद्दे क्या हैं और इन मुद्दों में कहाँ पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों आज फोकस में है, इन सब की चर्चा हम अभी पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जयशंकर जी, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं हमारे साथियों के, आप भी पहले उसमें अपनी बात रख चुके हैं, और इस बीच कुछ खबरें आप तक पहुंचा ही रहा था मैं, जिसमें क्षत्रिय समाज की महापंचायत और उसके बाद फिर से 16 अप्रैल को पंचायत है, और इन सब को अगर जोड़ के देखा जाए तो अब आने वाला समय कोर्ट से भी बहुत कुछ आना है। आम आदमी पार्टी, उधर हेमंत सोरेन, ये सब कोर्ट में हैं, ये सब भी है। ये चुनाव बाकी चुनावों से अलग कैसे दिखाई देता है जयशंकर जी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दो जो नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया इन्होंने, विपक्ष के नेताओं को, वो बुमरैंग कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं, जिसको भ्रष्ट बताते हैं, जिसको बेईमान बताते हैं, उसको तो अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिसको खुद कहते हैं, और बाकी लोगों को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अभी तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, अभी तक चार्जशीट आप दाखिल नहीं कर सके हैं, उनको जेल क्यों भेज रहे हैं, ये जनता पूछ रही। दिल्ली में तो हम लोग ऑटो रिक्शा में भी कभी जाते हैं या ऐसे भी घूमते टहलते, तो जो भाजपा के समर्थक लोग भी हैं, जो एकदम अंधभक्त नहीं है, जो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है भाई, आप भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, और जो काम कर रहा है, जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जो अच्छी स्कूल बना रहा है, जो अच्छे अस्पतालों की, ये मोहल्ला क्लिनिक के जरिए चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है, जो महिलाओं को बस में मुफ्त में यात्रा करवा रहा है, जो बिजली फ्री दे रहा है, जो पानी फ्री दे रहा है, उसके खिलाफ उसको आप जेल भेज रहे हैं। तो ये एक तो ये जा रहा है। दूसरा ये है कि जो भ्रष्ट लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, जो वॉशिंग मशीन वाला जो चल गया है, मैं आज अभी एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं अगर पहले से मालूम होता तो मैं आपको भेज दिया होता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं रघुनंदन शर्मा काका, राज्यसभा के एमपी, उनका एक आया है, तो भी आया है कि भाई जो वॉशिंग मशीन होती है तो घर के अपने लोगों के कपड़े जो मैले हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए होता है। अब ये नहीं होता है कि बाहर के लोगों के गंदे कपड़े, मैले कपड़े, उनको ला करके आप अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करिए और उनको बेदाग बनाइए। तो इस तरह की बातें उमा भारती ने भी पिछले दिनों कहा, इस तरह की बात कही थी। अब इस भाजपा के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो काम हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है। ये पार्टी में जो बाहर से भ्रष्ट बेईमान लोगों को, जिसको खुदे आप भ्रष्ट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, उसको अपनी पार्टी में ले आ रहा है। इसका विरोध अंदर खाने में बहुत शुरू हो गया है। एक दूसरा, अभी जो प्रशांत कह रहे थे, आप देखिए ये बहुत मामूली बात नहीं है। तमिलनाडु के तांबरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, वो भाजपा के बड़े नेता के भाई के पास। और उन्होंने बताया कि वो तिरुनेलवेली से आया है पैसा, वो चुनाव कार्य के लिए आया हुआ है। तो न तो इलेक्शन कमीशन का कहीं ध्यान है, न ईडी और सीबीआई का कहीं ध्यान है। अगर मान लो अभी कुछ होता विपक्ष, या न कहीं गोदी मीडिया का ध्यान है, अगर यही किसी विपक्ष के नेता या उसके कैंप में किसी के यहाँ पकड़ा गया होता या मिला होता ये रकम, तो आज देखिए थे कि पूरा 24 घंटा इसी पे चलता। लेकिन कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि एक चुनाव क्षेत्र में जो पहली खेप आई है वो 4 करोड़ की है, तो और कितने करोड़ आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कैश है, नकद है। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो जो है सो अलग है ही है। तो एक तो ये माहौल बन रहा है कि इसके खिलाफ लोगों में जब हो गया है कि भाई ये भ्रष्ट पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी जोर शोर से बोलते हैं मोदी जी,
उतने ही भ्रष्टाचार के किस्से उनके लोगों के निकल के आते हैं। दूसरा जो बात हो रही थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार बार कि राजपूत नाराज हैं, जाटों का बहुत हिस्सा नाराज है। जयंत चौधरी का एक देखा मैंने ट्वीट और उनका एक बयान भी देखा था, वो जो कृषि कानूनों की तरफदारी कर रहे थे, वो जिसके विरोध में सारे किसान लड़े झगड़े, सब संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसके पक्षदार बन गए। वो तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा था, इससे तो किसानों का बड़ा भला होने वाला था, लेकिन लोग समझे नहीं और ये नहीं किए, तो उनके खिलाफ भी गुस्सा जबरदस्त हो रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, पहली बार हुआ है, हम हाल के जितने चुनाव में जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो बीजेपी के साथ खड़ा होता था वो था ब्राह्मण समाज। इस बार ब्राह्मण समाज भी बहुत पूरी तरह से नाराज हो गया है बीजेपी के साथ। अभी जो अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोगों ने जो टिकटों का बंटवारा किया है खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सामाजिक समीकरण को बिठा करके किया है और उसका फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में डॉली शर्मा को दे दिया है, डॉली शर्मा मेयर भी रह चुकी हैं वहां पे, और वहां अमरपाल शर्मा विधायक रह चुके हैं कभी, और उनका काफी अपना असर है। तो एक जाटों का, मुसलमानों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का, ये सारे तबके अगर एक साथ मिल जाते हैं, जाटों का भी बड़ा हिस्सा आएगा ही आएगा, राजपूत तो खुल करके आ ही रहे हैं लोग, तो आप कहां बीजेपी टिकेगी, कहां कौन से क्षेत्र में कौन इसका जो वोटर कौन बचेगा। दूसरा ये कि मायावती जी ने भी इस बार जो टिकटों का वितरण किया है, वो मायावती जी को बी टीम कहिए चाहे सी टीम कहिए, जो भी कहिए, लेकिन इस बार जो उनके उम्मीदवार आ रहे हैं वो बीजेपी को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बीजेपी के जनाधार में सेंध मार रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि अब जब बिगड़ने की बात शुरू हो जाती है तो हर लेवल से बिगड़ना शुरू होती है, हर ओर से बिगड़ना शुरू होती है। तो पता नहीं, देखिए राजनीति में, चुनाव में कब क्या होगा, अंतिम समय पर क्या हो जाएगा, इसका कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पे जो लाठियां पड़ी हैं, जो किसान हैं उन पे जो आंसू गैस के गोले पड़े हैं, ये लाठियां और आंसू गैस के गोले अब मोदी जी उनकी सरकार से अपना हिसाब मांग रहे हैं। बेरोजगार नौजवान और किसान अपना हिसाब मांग रहे हैं कि साहब आपने हमको नौकरी नहीं दी, नौकरी की मांग करने आए हम लखनऊ की सड़कों पे, इलाहाबाद की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, तो आपने हमको पिटवाया। जब हम दिल्ली आ रहे थे किसान अपना दुख व्यक्त करने के लिए, दुखड़ा रोना सुनाने के लिए, तो आपने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए। तो अब समय आ गया है कि अब इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लाठी का, एक एक आंसू गैस के गोले का। इसलिए माहौल तो जबरदस्त है। जो जनता में जो बेचैनी थी वो आक्रोश बन के, देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले माहौल कुछ और था, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब देखिएगा असंतोष जो है आक्रोश का रूप लेकर के दिखने लग जाएगा। इसी तरह से 1977 में बार बार रिपीट करता हूं, 1977 में भी ऐसा ही था। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लगता था कि सब एकदम अलग चीज है, अलग देश है, बन गया है। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, लोग निकल के आने लगे, विपक्ष के लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग खुद से चंदा दे देकर के एक एक रात में 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक सभाएं हमने देखी थी उस समय। तो आज तो चूंकि 10 बजे के बाद आप सभा नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रहे थे, खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो रद्द कराया गया है, रद्द किया हुआ नहीं है, रद्द कराया गया है। मतलब आप सोचिए कि चुनाव जो नामांकन पत्र है उसमें हस्ताक्षर एक जगह नहीं हो पाया है या कहीं दूसरी जगह हो गया है, तो भाई जब आपने नॉमिनेशन पेपर लिया, एक्सेप्ट किया, उसी समय पढ़ के देख लिए होते, बता दिए होते कि भाई ये आपने गलत किया है, इसको भी ठीक करना होगा। तो लेकिन चूंकि मन में आपके खोट है, वहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको किसी तरह से निर्विरोध या कैसे भी बिना संघर्ष के, कड़े संघर्ष के चुनाव जिता दिया जा, ये मन में है। तो कहीं ना कहीं इसमें बेईमानी आपकी दिखाई दे रही है। और चुनाव आयोग अभी तक, चूंकि अदालत में जाने की बात भी लोग कर रहे हैं, अब पता नहीं उसका आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है उस पर पक्षपात के आरोप को लगना शुरू हो गए हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, चुनाव आयोग पे पक्षपात के आरोप तो भयंकर लग रहे हैं, और चाहे वो मध्य प्रदेश का खजुराहो सीट हो या इधर कुरुक्षेत्र हो, हरियाणा का, जहां कैथल में एक रैली के लिए अनुमति मांगने पर जो कुछ हुआ, इसको आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वहां कुछ गालियां। जयशंकर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? को रद्द किया रैली की मांग को, और उसमें गाली गलौज किया, मतलब बहुत ही अभद्र भाषा, मां की गाली देकर के लिखा उसमें। बिल्कुल, अब इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा चुनाव आयोग।
वही बात जी। कह रहा हूँ। इसका चुनाव आयोग संज्ञान इतना लिया कि जो वहाँ एसडीएम हैं उनका निलंबन हो गया और 5 कर्मचारियों का निलंबन हुआ है, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 इंजीनियर। इनका निलंबन एसडीएम ने किया और एसडीएम का निलंबन शाम को वहाँ के राज्यपाल ने कर दिया। तो अभी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, ये बात लगातार विपक्ष का कहना है। और कई ऐसी चीज़ें आती हैं कि पहले मीडिया में चुनाव आयोग की चीज़ें जो है पहुंच जाती हैं, बाद में वो नोटिस आतिशी के पास पहुंचता है। इसको लेकर भी कल आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री भी हैं अभी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी। तो गंभीर आरोप हैं चुनाव आयोग के ऊपर भी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार की 40 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, फिर राजस्थान की 25, गुजरात की 26, महाराष्ट्र की 48 और हरियाणा की 10। ये यहाँ पर बहुत ही असमंजस की स्थिति में भाजपा है आज की तारीख में, ये तय मानिए। और सब जगह कहीं ना कहीं नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य, और यहीं से बीजेपी की सरकार बनती रही है। इस बार क्या ये राज्य बीजेपी की सरकार बनवाने जा रहे हैं? दक्षिण तो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जयशंकर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सब